हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंटल पल्प। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिलेटिवली इजी है, बट लोगों को समझने में थोड़ा मसला होता है। लेट्स डाइव इनटू इट एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि हम पेशेंट को भी बेहतर ट्रीट कर सकें। पल्प जो होता है हमारे टूथ के चार बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। टॉप मोस्ट लेयर जो आती है वो इनामल आती है, फिर डेंटिन आता है, फिर सीमेंटम आता है, एंड देन हमारे पास पल्प आता है। पल्प हमारा वो पोर्शन होता है जिसमें हम हमारे नर्व बंडल, टिश्यू, ब्लड वेसल्स, जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद होती है। ये हमारा लाइफ पार्ट होता है। पल्प की अगर बात करें फिजियोलॉजी की, तो पेन परसेप्शन के लिए दो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ए डेल्टा होता है, सी फाइबर होता है मोस्ट कॉमन। ए फाइबर्स की डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ए डेल्टा और सी फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स की अगर बात करें तो डिफरेंस इनका पता होना चाहिए कि ए डेल्टा फाइबर जो होते हैं वो माइलिनेटेड होंगे, और जो सी फाइबर्स होंगे वो नॉन माइलिनेटेड होंगे। और ए डेल्टा फाइबर्स, ए से याद रखें, ए हमेशा टॉप पे होता है। सी जो होता है वो दरमियान वाला होता है, बहुत बुरा भी नहीं होता, बहुत अच्छा भी नहीं होता। ए डेल्टा फाइबर्स का जो कोर्स होगा वो कोरोनल होगा, कोरोनली थ्रू द पल्प, यानी कि पल्प के टॉप मोस्ट पोर्शन से होगा। और अगर कंपैरिजन में बात करें सी फाइबर्स की, तो सी फाइबर जो है सेंट्रली जो है हमारे टूथ के, वो पाथ होगा उनका। इसके अलावा जो ए डेल्टा फाइबर्स का पेन होगा वो शार्प पेन होता है, बहुत जोर का पेन होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत जोर से टीस उठी। दैट इज ए डेल्टा फाइबर्स का पेन। जबकि जो सी फाइबर्स का पेन होता है वो स्लो होता है, सस्टेन्ड होता है। और क्रॉनिक पेन जो कहलाता है वो सी से, क्रॉनिक याद रखें कि प्रोलॉन्ग्ड पेन जो होगा वो सी फाइबर्स का होगा। और यूजुअली उस वक्त होता है जब इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। अगर क्लिनिकली नॉर्मल पल्प की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्मल पल्प होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि उसमें कोई पेन नहीं होता। अगर बैक्टीरिया ने एक्ट किया और हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो रिएक्शनरी या रिपरेटिव डेंटिन बनता है। अगर इसको भी ट्रीट नहीं किया, इसमें कुछ इशू आया, इन्फेक्शन परसिस्ट किया, तो पल्पाइटिस की तरफ जाएगा। पल्पाइटिस दो तरह का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की फर्दर दो टाइप्स होती हैं जो कि आगे बताऊंगी। अगर ये पल्पाइटिस को भी ट्रीट नहीं किया तो इट विल लीड टू पल्प नेक्रोसिस। पल्प नेक्रोसिस का मतलब है कि पल्प डेथ की तरफ चला गया है। पल्पल डिजीजेस में बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पल्पल डिजीज में पेशेंट्स को, बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। एंड इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई बिकॉज पल्पल डिजीज इज नॉट अ रेडियोग्राफिकल डायग्नोसिस। हम सिर्फ और सिर्फ रेडियोग्राफ पर रिलाई नहीं करते हैं, हम क्लिनिकल सिम्टम्स और पे रिलाई करते हैं इसमें। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो जो नॉर्मल पल्प होगा वो एसिम्टोमेटिक होगा, यानी कि उसमें कोई पेन नहीं होगा, पेनफुल रिस्पॉन्स नहीं होगा। कब? जब हम उसको परकस करेंगे। परकस करना, टैप, जो हम मिरर की बैक से टैप करते हैं टूथ पर, परकस करने पर पेन नहीं होगा। पैल्पेट करना यानी दबा कर देखेंगे तो पेन नहीं होगा। लेकिन कोल्ड एंड हॉट स्टिमुलाई जो है पेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरीके से नॉर्मल पल्प में। जब हम हीट अप्लाई करते हैं अनइन्फ्लेम्ड पल्प पे, तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो होता है वो डिलेड होता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ पेन जो होती है बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सीढ़ी का काम कर रहे होते हैं और अगर पेशेंट के नॉर्मल टूथ पे गरम गरम वैक्स लगे तो पेशेंट को एकदम से पेन नहीं होता, लेकिन जब पेन होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से पेन का रिस्पॉन्स जो कोल्ड का होता है वो उल्टा होता है। कोल्ड का फौरन पेन होता है और डिक्रीज होता है अगर कोल्ड स्टिमुलस मेंटेन करके रखें। रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो होता है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिवर्सिबल पल्पाइटिस। पेन हुआ, रिवर्सिबल पल्पाइटिस उस वक्त होगा जब जो है कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, कोई एक शार्प पेन वाली चीज़ है, कोई एक शार्प पेन होगा और लेस देन 30 सेकेंड्स के लिए होगा पेन। पल्पाइटिस का जो होगा दैट इज लेस देन 30 सेकेंड्स। और जो है क्विक एंड शार्प हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होगा। और अगर हम इरिटेंट को रिमूव कर देंगे तो पेन खत्म हो जाएगा। किस वजह से होता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस?
अर्ली केरीज और रिकरेंट डिके की वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो है पेरियोडोंटल स्केलिंग या रूट प्लेनिंग की वजह से परपाइटिस का पेन जो होता है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई हमने गहरी रेस्टोरेशन की विदाउट अ बेस, फॉर एग्जांपल अमलगम बेस के साथ की जाती है यूजुअली, क्योंकि अमलगम में हम कैविटी प्रिपरेशन काफी डीप करते हैं, तो अगर हम उसको बेस के बजाय करेंगे तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी। दैट सेंसिटिविटी जो पेशेंट उस कंप्लेन के साथ आएगा, दैट इज रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस एक सिम्टम है, यानी कि किसी स्टिमुलेंट की वजह से सिम्टम हो रहा है हमें, और अगर हम उस चीज को रिमूव कर देंगे तो पेन भी खत्म हो जाएगा। तो जो है, अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो क्या होगा? अगर इरिटेंट को ट्रीट ना करें तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस कैन लीड टू इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ठीक है, और इसका जो पेन होता है वो अनप्रोवोक्ड होता है, यानी कि खुद ब खुद होना स्टार्ट, सॉरी, रिवर्सिबल पल्पाइटिस का अनप्रोवोक्ड पेन नहीं होता, प्रोवोक्ड पेन होता है, यानी कि कोई स्टिमुलेंट मौजूद है तो पेन होगा, नहीं है स्टिमुलेंट मौजूद तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेन नहीं होगा। जबकि इसका उल्टा जो होता है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में होता है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की बात करें तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस दो तरह का होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जो होता है उसमें पल्प का डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो चुका होता है, और अगर हम इरिटेंट रिमूव भी कर दें तो वो हील नहीं होगा, उसके लिए हमें रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ेगा। फॉलोइंग इरिवर्सिबल पल्पाइटिस पल्प डेथ भी हो सकती है, कुछ टाइम, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का जो पेन होता है वो शार्प होता है, और जो है प्रोलॉन्ग पेन ग्रेटर देन 30 सेकेंड, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग पेन ग्रेटर देन 30 सेकेंड इज इंडिकेटिंग इरिवर्सिबल डैमेज। स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक से, अनप्रोवोक्ड, स्टिमुलस बहुत टाइम से मौजूद है, इंटरमिटेंट वक्फे वक्फे से, कंटिन्यूअस मुस्तकिल, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट अ रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अचानक टेम्परेचर चेंज होने से, बहुत ठंडा लगा तो पेन जो है लिंगर करता है। जब भी कोई आपसे पूछेगा ना इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की कंप्लेन के साथ आएगा, तो ही और शी विल से कि माय पेन लिंगर्स, यानी कि बहुत देर तक रहता है। लिंगर करना, देर तक रहना। ठीक है, तो पेशेंट पोस्चरल चेंज से, यानी पेशेंट ने एक तरफ करवट ली तो पेशेंट को उससे पेन हुआ, दिस इज इंडिकेटिंग के इरिवर्सिबल डैमेज है। ठीक है, या जोखा तो एकदम बहुत पेन की टीस उठी। रेडियोग्राफिकल की अगर बात करें, हेल्पफुल होता है, पर सिर्फ रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस पर रिलाय नहीं करना, पेशेंट की हिस्ट्री लाजमी लेनी है। Thickening of apical portion of periodontal ligament may be thickening of apical portion of periodontal ligament। apical portion of PDL का मतलब है कि जो एपेक्स वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है जो PDL का टूथ के, उसकी थिकनिंग दिखेगी आपको रेडियोग्राफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस में, शोइंग के डैमेज हो रही है। इसके बाद हमारे पास आता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब है उसमें कोई सिम्टम मौजूद नहीं है, इन्फ्लेमेशन है, कैरीज है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, बट कोई सिम्टम नहीं है। अगर ये सब हमने ट्रीट नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा? पल्प नेक्रोसिस होगा। पल्प नेक्रोसिस का मतलब है सिंपल वर्ड्स में कि पल्प की डेथ हो गई। अनट्रीटेड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, चोट लगी पेशेंट को, हील नहीं, ट्रीट नहीं किया, हील नहीं हुआ, पल्प नेक्रोसिस हो गया। एनी इवेंट दैट कॉज लॉन्ग टर्म इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पल्प, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई तो वो जो है पल्पल नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा। जाहिर है जब ब्लड नहीं जा रहा तो वो चीज नेक्रोसिस की तरफ जाएगी। कुछ केसेस में पार्शियल भी होता है, टोटल भी होता है। पार्शियल का मतलब है कि हो सकता है एक कैनाल नेक्रोस जो दूसरे कैनाल में सिर्फ पल्पाइटिस हो रहा हो, इस तरह भी हो सकता है। पार्शियल नेक्रोसिस में मैनिफेस्ट विद सम सिम्पटम एसोसिएटेड विद इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक कैनाल में पल्प नेक्रोसिस है, एक कैनाल में जो है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। तो टोटल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस अगर कंप्लीट नेक्रोस्ड हो गया है टूथ तो एसिम्टोमेटिक होगा बिफोर इट अफेक्ट्स द पीडीएल। देयर इज नो रिस्पॉन्स टू थर्मल और इलेक्ट्रिक टेस्ट। हम जो टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए, इस रिस्पॉन्स कोई भी नहीं आएगा।
तो इसका मतलब है कि कंप्लीट नेक्रोसिस है। और एंटीरियर टूथ में ज़्यादातर डिस्कलरेशन भी मिलती है, जो कि एंटीरियर टूथ में नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारे पास आता है, दैट इज फेशियल ट्रॉमा। ट्रॉमा हुआ, गिरे, बच्चा गिरा, आदमी गिरा, किसी को चोट लगी, दांत को थोड़ा बहुत हिला या नहीं हिला, दिखाया नहीं, अब कि एक नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ट्रॉमा का प्रोसेस इनिशिएट हो गया और वो नेक्रोज हो जाता है। फिर जब पेशेंट आता है तो डिस्कलर टक के साथ आता है, इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी पर्पल। प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है सेल डेथ की, तो उसके बाद वो नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है। इसके अलावा पल्प की एक और कंडीशन है, हाइपर प्लास्टिक पल्पाइटिस। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, उभरा हुआ। ये हमें ज्यादातर बच्चों में मिलता है, मोलर्स में, प्राइमरी मोलर्स में मिलेगा, यानी डेसिडुअस मोलर्स में मिलेगा, और इसकी ऐसी ही अपीयरेंस होती है। इसको आपको एक्सरे करने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लिनिकल ये दिखेगा, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका डायग्नोसिस रेडियोग्राफिक कंपल्सरी होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी कि देखने से हमें दिख रहा है, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें दिखेगा। रेडिश हो सकता है, कुछ केसेस में पिंक भी होता है, ब्राइट पिंक इन कलर, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है, और केरियस प्रोसेस के अराउंड होता है। proliferative nature of this type is attributed to low grade chronic inflammation। लो ग्रेड है, chronic irritation of the pulp की वजह से हो रहा है। तो और ज्यादातर बच्चों में होता है। chronic irritation है, इसका मतलब है फॉर्म ऑफ irreversible pulpitis है। इसका दूसरा नाम है पल्प पॉलिप। तो ये वाली चीज याद रखें, इट कैन कम अप इन एग्जाम। इसके अलावा एक तो हमने ये पल्पल डिजीजेस पढ़ लिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट में पेरियोडोंटल डिजीज बताएंगे, विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज पल्पल डिजीजेस, सो स्टे ट्यून्ड।